अभी आ रही है आवाज? अभी ऑडिबल हैं कि नहीं हम, एक बार बताइए। अभी आवाज आ रहा है कि नहीं? वो क्या है, डिस्चार्ज हो गया था हमें लग रहा है माइक। अभी सुनाई दे रहा है ना? ठीक है, वो क्या है कि चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा उसको। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए। ऑल ओके। तो आज हम क्या है कि जियो मैकेनिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। कल हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था, तो एक बार फिर से गुड इवनिंग टू एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या हम कैसे स्टार्ट करने वाले हैं, देखिएगा ध्यान से। हम क्या है, पहले रॉक्स को समझेंगे कि रॉक्स है क्या। जैसे हम रॉक मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें एक टर्म है रॉक और दूसरा क्या है, मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स तो हम तब ना समझेंगे जब हम रॉक को जानते रहेंगे कि रॉक क्या है, रॉक के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं, क्या क्या इसमें वेरिएशंस पॉसिबल हैं, इनकी कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं और ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जब हम रॉक्स के बारे में जान पाएंगे, उसका जो थ्योरेटिकल नॉलेज हमें होगा, तब जाके हम फिर क्या है उसकी मैकेनिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, कि किस कि अलग अलग जो वो होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, उनके पीछे की मैकेनिक्स क्या होती है। तो पहले हम रॉक्स को थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद जो आगे आने वाले टॉपिक है उसको समझेंगे। ठीक है, चलिए आ रहा है, हाँ ठीक है। चलिए देखिए, तो क्या देखने वाले हैं, रॉक्स। रॉक्स मीन्स कि एक इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मीन्स कि क्या रॉक क्या होता है, फिर क्या डिफरेंट टाइप्स की रॉक्स होती हैं, फिर ऐसे देखेंगे अपन। तो आपका टॉपिक है, इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करें तो इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे उसको ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं पढ़ने वाले। इन डेप्थ इन सेंस कि मतलब हो सकता है कि किसी को पर्टिकुलर टाइप में इंटरेस्ट हो, उसको जैसे इग्नियस रॉक होता है उसको और ज़्यादा जानना हो, तो जितना ज़रूरी है उतना हम यहाँ पे आपको कन्वे करेंगे, बताएंगे। बाकी और इन डेप्थ में पढ़ना है तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी ऑनलाइन। तो अरे यार, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रॉक क्या है आखिरकार। तो आप सभी जो है बचपन से आप ये चीज सुनते आओ, जैसे आप जब नॉर्मल बोलचाल की भाषा में रॉक्स के लिए जैसे इंग्लिश में यूज नहीं करते हो तो हिंदी में यूज करते हो, पहाड़ हो गया, चट्टान हो गया। ठीक है, और भी थोड़ा सा जाए तो सैल हो गया। इस तरीके से आप टर्म्स यूज करते आए पहले से, लेकिन उसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या होती है, हम किसे रॉक्स कह सकते हैं किसे नहीं कह सकते, तो वो सब पे आपने ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। पर हम डेली अपने लाइफ में यूज करते आते हैं, फ्रिक्वेंटली टर्म यूज करते हैं। ठीक है, अपने आप अगल बगल देखिए, जो आप ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्टेशन से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, तो आपको पहाड़, पर्वत, चट्टान अलग अलग दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, तो वो सब क्या है, एक प्रकार से आप बोल सकते हो मैनमेड नहीं है, नेचुरल है। यानी प्रकृति ने ऑलरेडी वो उसमें प्रकृति में ऑलरेडी उपस्थित है वो। ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियली मैन ने क्रिएट कर दिया, वो नेचुरली आकरिंग सब्सटेंस है ऐसा करके। तो सबसे पहले हम देखेंगे रॉक्स है क्या। तो देखिए ध्यान से, व्हाट डू यू मीन बाय रॉक्स। तो ये थोड़ा सा टेक्निकली वो जाए, मतलब टेक्निकली सॉलिड डेफिनेशन देखें तो क्या होता है रॉक्स। इट कैन बी डिफाइंड एज एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स। मतलब इसमें किसका कंपोजिशन है, मिनरल्स का कंपोजिशन है, जिसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो फिक्स होता है, और उसका जो केमिकल कंपोजिशन फिक्स हुआ। और एक चीज और क्या होती है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर कैसा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वो क्या होता है, फिक्स होता है। मतलब इसमें तीन चीज है। पहली कि रॉक्स क्या है, मिनरल्स का समूह, या बोल सकते हो कंपोजिशन ऑफ मिनरल या एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स। जिसमें क्या खासियत होनी चाहिए, पहली चीज कि वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसका क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए।
और केमिकल कंपोजिशन वो भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए या फिक्स होना चाहिए। तो तीन चीज आपको याद रखनी है। एनी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस which is a aggregate of mineral or composition of mineral having fixed chemical formula as well as fixed molecular structure can be termed as rocks। क्लियर है क्या? वीडियो पॉज हो गया, आपके एंड से नेटवर्क में इशू होगा। वीडियो पॉज कैसे हो सकता है, नहीं होना चाहिए। सभी के लिए प्रॉब्लम है क्या? वीडियो पॉज हो रहा है, बताइए। वीडियो क्लियर है ना? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं, ठीक है। एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स हम थोड़ा सा कैसे लिख रहे हैं, मतलब बुलेट पॉइंट्स में, पूरा एक्सप्लेन करके नहीं लिख रहे हैं, जिससे कि आपको याद करने में भी आसानी हो। तो इट कैन बी डिफाइंड एज एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स, एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स। इस रॉक को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स, फिर हैविंग 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 फिक्स्ड, इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज नन बट एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स हैविंग फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन जो केमिकल फॉर्मूला है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। हैविंग फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन एंड फिक्स्ड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वो भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। फिक्स्ड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। क्लियर है क्या? ये लाइन क्लियर है कि रॉक्स कैन बी डिफाइंड एज कि आप मिनरल्स का समूह जिसका जो बोल सकते हो आप केमिकल कंपोजिशन या केमिकल फॉर्मूला वो फिक्स है, और उसके साथ साथ उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो भी क्या है, चेंज नहीं हो रहा है। और दूसरी इससे भी इंपॉर्टेंट बात कि ये नेचुरली ऑकरिंग है, ऑलरेडी प्रकृति ने हमें दे रखा है, ये ऑलरेडी इसमें ह्यूमन का कोई इसमें क्या इंटरवेंशन नहीं है, कोई इसमें योगदान नहीं है, इट्स ऑलरेडी नेचुरली ऑकरिंग। तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख लो नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होते हैं, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस। ये दो लाइन क्लियर है क्या? वैसे हमको इससे पहले लिखना चाहिए था, नेचुरल सब्सटेंस विच इज एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स, इसका केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल कंपोजिशन फिक्स है, उसके साथ साथ उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो भी फिक्स है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? विजिबल है, गुड। तो आप सभी को रॉक क्लियर हुआ कि हम किसे रॉक बोल सकते हैं? तो अब थोड़ा आप लोग समझिए इसको, कुछ एग्जांपल देने से पहले थोड़ा सा हम और कुछ क्लियर कर देते हैं। अब हमारे पास एक टर्म आता है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है? क्योंकि इसमें और चीजें सब समझ में आ रही है कि एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स हैविंग फिक्स्ड, उसका केमिकल फॉर्मूला सेम है, तो सभी कंपाउंड्स का या आपका जो एलिमेंट्स है उसका एक केमिकल फॉर्मूला होगा वो फिक्स है, उसके साथ साथ उसका जो मॉलिक्यूलर है स्ट्रक्चर है वो भी चेंज नहीं होता है। दूसरी चीज कि ये नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसमें ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियली क्रिएट किए गए हैं। अब एक टर्म यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा लोग कंफ्यूज कर सकता है, व्हाट डू मीन बाय मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है, इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो मिनरल्स भी क्या है, मिनरल्स मतलब कि आपका जो सरफेस है, जनरली सरफेस से आप एक्सट्रैक्ट करते हो जो एलिमेंट्स को, या बोल सकते हो क्या, हाँ एलिमेंट्स को, जो कि उनका भी जो आपका केमिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम होता है। कोई भी एलिमेंट या मटेरियल जो आप जिसको आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो किससे, अर्थ से, इसका जो केमिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं होते। ठीक है, क्लियर है क्या? मिनरल का मतलब समझ में आया? तो यार थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मिनरल्स, नेचुरली ऑकरिंग, ये भी क्या है, नेचर में ऑलरेडी पाए जाते हैं, नेचुरली ऑकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, क्लियर है क्या? तो रॉक्स
को डिफाइन करने के लिए हमें क्या तीन चीजों का ज्यादा ध्यान रखना है। पहला कि वो एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स होगा, ये मिनरल्स का समूह है। उसके साथ साथ उन मिनरल्स का जो केमिकल फॉर्मूला है वो फिक्स होना चाहिए, या केमिकल कंपोजिशन, साथ में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी चेंज नहीं होना चाहिए। तब जाके हम उस मटेरियल या उस स्पीसीज को क्या बोलेंगे, रॉक बोलेंगे। क्लियर है क्या? चलिए, अब इसके कुछ हम क्या है, एक और आपको डेटा शेयर कर देते हैं कि हमारे अर्थ, यदि हम अर्थ टेस्ट की बात करें, उसमें मोर देन 2500 क्या है आपके मिनरल्स प्रेजेंट है। क्लियर है क्या? कि 2500 से भी ज्यादा टाइप्स के डिफरेंट कैटेगरीज के मिनरल्स हमारे अर्थ टेस्ट में क्या है, मौजूद है। इस चीज को आप थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हो, इससे एक आइडिया लगेगा कि कितनी वेराइटी है, कितना वेरिएबिलिटी है, अलग अलग आपके पास मिनरल्स हैं। उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स की यदि हम बात करें, डिफरेंट कैटेगरीज की बात करें, तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख देते हैं। तो एग्जाम्पल्स में जैसे आपका हो गया, जैसे सल्फेट हो गया, ये कैटेगरीज हैं, ठीक है। सल्फेट हो गया, इसके बाद आपका सल्फाइड हो गया, उसके बाद आपका ऑक्साइड हो गया, कार्बोनेट, ऑक्साइड के अलावा और क्या है आपके पास, फॉस्फेट हो गया, वो भी एक कैटेगरी का है। इसके साथ साथ आपका कार्बोनेट हो गया, फॉस्फेट, फॉस्फेट हो गया, कार्बोनेट्स हो गए। दीज आर ऑल द कैटेगरीज ऑफ रॉक्स, ठीक है। फॉस्फेट्स में क्या है आपका, कौन सा एलिमेंट जो होता है मेजोरिटी में होता है, फॉस्फोरस। कार्बोनेट्स में कार्बन, ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन। जैसे आपने सुना होगा सिलिका ऑक्साइड, कह दिए हम ऑक्साइड मिनरल की बात करें तो उसमें क्या है, सिलिका, SiO2। तो हाँ, मतलब इसको आप बोल सकते हो। और यदि यहाँ पे ऑक्सीजन एलिमेंट की बात करें तो ये ऑक्साइड्स में आ गया। इसके साथ साथ आपके आयरन के ऑक्साइड्स हो गए, आयरन के क्या हो गया, हेमेटाइट हो गया। हेमेटाइट को क्या बोलोगे, Fe2O3, Fe2O3 हो गया, Fe3O4 हो गया। दीज ऑल आर ऑक्साइड मिनरल्स, या बोल सकते हो इन्हीं मिनरल्स की कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, रॉक बोलते हैं। तो सल्फेट्स में भी सल्फर हो गया आपका, सल्फाइड्स में भी वेरियस टाइप्स ऑफ आपके पास मिनरल्स होते हैं। ऑक्साइड्स आपको पता है, फॉस्फेट्स में कई तरीके के अलग अलग मिनरल्स होते हैं। उसके बाद कार्बोनेट्स हो गए, कार्बोनेट्स में आपने सेलेराइट सुना होगा, फेरस कार्बोनेट, ठीक है। फिर आपका वो कॉपर के ओर्स होते हैं, जो कॉपर कार्बोनेट हो गए, मैलाकाइट हो गया। तो इस तरीके के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या मिनरल्स होते हैं, जिनको हम इन रॉक्स को अलग अलग इस अलग अलग कैटेगरीज में क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। क्लियर है क्या? और यहाँ तो यहाँ ये पा रहे हो कि ये जो अलग अलग ग्रुप्स दिख रहे हैं या नाम दिख रहा है इसमें, ये अकेले नहीं मतलब ग्रुप है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है यहाँ पे। पर रॉक का, मिनरल्स का मतलब ये नहीं केवल हमेशा ग्रुप ऑफ मिनरल्स है। ये भी हो सकता है कि एक अकेला एलिमेंट भी क्या है, मिनरल बना सकता है। जैसे इसी एग्जाम्पल में और ऐड करो, एजी, एजी मीन सिल्वर। नेटिव स्टेट में जो सिल्वर होता है दैट इज ऑल्सो एक्ट एज क्या, मिनरल है आपका। गोल्ड, गोल्ड ऐसा नहीं किसी के साथ उसमें पाया जाता है कंबाइंड फॉर्म में, वो नेटिव स्टेट, नेटिव मतलब ओरिजिनल एज अ गोल्ड, सिंपल सा एलिमेंट के फॉर्म में, वो भी एक क्या है, मिनरल। तो यहाँ पे एक और लिख लो, गोल्ड, AU, उसका सिंबल होता है AU, उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं गोल्ड। क्लियर है क्या? तो वो आइदर कंपाउंड्स के फॉर्म में हो सकता है या फिर सिंपली एलिमेंट के फॉर्म में भी हो सकता है मिनरल। तो यहाँ तक क्लियर है क्या? आगे बढ़ा जाए, क्लियर है? ये कैटेगरीज है, मिनरल्स की कैटेगरी है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको ओर्स देखने को मिलेंगे। सल्फाइड्स में अलग अलग ओर्स दिखेंगे, ऑक्साइड में अलग ओर्स दिखेंगे, फॉस्फेट, कार्बोनेट्स। क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि रॉक्स को बनाने में किसका योगदान है, मिनरल्स का। मतलब मिनरल्स का कंपोजिशन ही तो क्या है, ओवरऑल रॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब रॉक का जो बिहेवियर है वो किससे गवर्न होता होगा या किससे कंट्रोल होता होगा, जो मिनरल्स का बिहेवियर है। जिस तरीके से मिनरल्स बिहेव करेंगे उसी तरीके से आपका मतलब फाइनली रॉक भी बिहेव करने वाला है। तो आप इन नटसेल मतलब कम शब्दों में बोले तो the behavior of rocks is simply controlled by the behavior of minerals, क्योंकि क्या है, मिनरल्स का ही तो समूह है, मिनरल्स का क्रिएट है। तो आई होप यहाँ तक थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें क्या देखना है, आगे हमें देखना है कि दो टर्म आप पढ़ोगे, दो टर्म अपने रॉक मैकेनिक्स में। हम ये दो टर्म्स फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे, बार बार। और हमें पता है जितनी बार हम यूज करेंगे उतनी बार कंफ्यूजन होने वाला है। क्या है वो टर्म? एक होता है रॉक मास, ध्यान से सुनिएगा, और एक होता है इंटैक्ट रॉक। रॉक मास वर्सेस इंटैक्ट रॉक, क्या डिफरेंस है दोनों में? इज देयर एनी आइडिया? आपको कोई आइडिया है
कि रॉक मास और इंटैक्ट रॉक में क्या अंतर है? कोई भी किसी को कोई आइडिया हो तो बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसको देखते हैं क्या है। तो रॉक मास वर्सेस, तो वर्सेस क्यों लिख रहे हैं बताइए, किसी को आइडिया? तब से हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं कि रॉक मास और इंटैक्ट रॉक में डिफरेंस क्या होता है, यदि आपको पता हो तो। रॉक मास एंड इंटैक्ट रॉक, क्योंकि ये टर्म जो है फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला है, तो आपको यदि पहले से पता रहेगा तो बिल्कुल क्लियर होने वाली चीज है। रॉक मास एंड इंटैक्ट रॉक पता है किसी को? नो, रॉक का मतलब ही एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स। विदाउट मिनरल्स रॉक का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, क्योंकि रॉक में आ क्या रहा है, मिनरल्स का समूह। ठीक है, तो विदाउट मिनरल्स रॉक के एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। इवन यदि आपको थोड़ा सा हम वो करें, सिंप्लीफाई करें और निचले स्तर तक जाए, आप डेली लाइफ को ऑब्जर्व करिए। कभी आपने एक छोटा पत्थर आप उठा के देखिए, तो वो भी रॉक है, उसको भी आप रॉक की कैटेगरी में डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस पत्थर के बनने में किसका योगदान है? सिलिका। जो आपके वो सैंड ग्रेन होते हैं ना, उसके जो सिलिका से क्या कंस्टिट्यूटेड होते हैं, सिलिका से बने होते हैं। तो कुल मिला के वहां पे भी मिनरल्स का समूह है, जो कि ओवरऑल उस छोटे से स्टोन को फॉर्म करने में क्या है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो उस स्टोन को भी आप एज अ रॉक क्या कर सकते हो, कैटेगराइज कर सकते हो। स्टोन भी एक रॉक ही है। तो विदाउट मिनरल्स रॉक का कोई मतलब नहीं है। चलिए अब हम क्या पूछ रहे थे, रॉक मास वर्सेस इंटैक्ट रॉक। किसी को पता है क्या? गैंग के साथ कॉन्टैक्ट, देखिए तो एक चीज यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक मिनट रुकिएगा, तब से आप लोग अपने आंसर दीजिए, बताइए। हाँ, एक बच्चे ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बढ़िया पूछा है। उसने पूछा है कि क्या सॉइल को भी हम रॉक बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें मिनरल्स हैं। मतलब पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, मिनरल्स आपको एलिमेंट, मतलब अलग अलग एलिमेंट्स आपको मिलेंगे उसमें भी। तो क्या हम सॉइल को भी रॉक बोल सकते हैं? नहीं, सॉइल क्या है, रॉक नहीं है। सॉइल क्या है कि वेदरिंग प्रोसेस से बन रहा होता है। वही रॉक पार्टिकल्स जब वेदर्ड होते हैं, वेदर्ड मीन्स डिसइंटीग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो उनके डिसइंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन से क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है, वेदरिंग से। तो हम सॉइल को रॉक नहीं बोल सकते। बोथ टर्म्स आर डिफरेंट टोटली, सॉइल एज वेल एज आपका रॉक। तो रॉक डिफरेंट है किसी सॉइल से, कंफ्यूज नहीं होना है आप। तो रॉक मास का क्या मतलब होता है? तो इंटैक्ट रॉक का, आप यहाँ पे इसके उस पे जाओ ना, टर्मिनोलॉजी पे जाओ, इसके नॉमेनक्लेचर में। इंटैक्ट, इंटैक्ट मतलब कि एज इट इज, जिसमें कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ना आ रहा हो, जो जिस सिचुएशन में था वैसा ही है, उसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया है। कोई इसमें क्या है, बोल सकते हो फॉल्ट, फ्रैक्चर, डिसकंटिन्यूटी नहीं है। इंटैक्ट रॉक का मतलब है रॉक विदाउट डिसकंटिन्यूटीज। सिंपल सा, यदि हम बहुत ही शॉर्ट शब्दों में कहें तो ऐसा रॉक जिसमें कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है, उसको हम इंटैक्ट रॉक बोलते हैं। ठीक है, तो इंटैक्ट रॉक का मतलब है, इंटैक्ट रॉक यदि बात करें, इंटैक्ट रॉक का मतलब है रॉक विदाउट डिसकंटिन्यूटी। और डिसकंटिन्यूटी क्या होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। रॉक विदाउट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, यानी ऐसा रॉक या रॉक जिसमें कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है, जो कि बिल्कुल यूनिफॉर्म है, विदाउट एनी फ्रैक्चर, फॉल्ट, टाइप्स कुछ भी नहीं है उसमें। तो उस तरीके के हम रॉक एलिमेंट को क्या बोलते हैं, इंटैक्ट रॉक बोलते हैं। और ये हमें क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी, या जब आप आगे रॉक मास क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वहां पे समझ में आएगा इसका क्या डिफरेंस है, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है इन दोनों अलग टर्म्स का। तो इंटैक्ट रॉक का मतलब है रॉक विद, रॉक विथ, विदाउट लिखना चाहिए, हम विथ लिख रहे हैं, रॉक विदाउट डिसकंटिन्यूटी, रॉक विदाउट डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है क्या? और रॉक मास का क्या मतलब है, अब आप समझ पा रहे होंगे, अब हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है।
रॉक मास मतलब कि इंटैक्ट रॉक, मतलब आप इंटैक्ट रॉक उठाओ और यदि उसमें डिस्कंटिन्यूटी भी है प्रेजेंट तो हम उसको एज अ होल एक सिंगल टर्म में क्या बोलते हैं, रॉक मास। यानी कि इंटैक्ट रॉक मटेरियल प्लस डिस्कंटिन्यूटीज प्रेजेंट इनसाइड इट या विद इन इट। तो रॉक मास को क्या बोल सकते हैं, इंटैक्ट रॉक मटेरियल, इंटैक्ट रॉक मटेरियल विद डिस्कंटिन्यूटीज। ठीक है, वो डिस्कंटिन्यूटी का टाइप कुछ भी हो सकता है। क्लियर है क्या, ये दोनों टर्म्स क्लियर है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटैक्ट रॉक एंड व्हाट डू यू मीन बाय रॉक मास, क्लियर है क्या, बताइए जरा। रॉक विदाउट डिसकंटिन्यूटी को आप डिफाइन कर सकते हो किस फॉर्म में, इंटैक्ट रॉक में, और यदि उसी इंटैक्ट रॉक मटेरियल में ये जो डिसकंटिन्यूटी भी आप ऐड कर दें किस फॉर्म की, वो अलग अलग वेरियस फॉर्म की होती हैं कि फोल्ड हो सकता है, उसमें फ्रैक्चर हो सकता है, बिडिंग प्लेन हो सकता है, अलग अलग टाइप का, तो उसको हम बोलते हैं क्या, रॉक मास। क्लियर है क्या, तो रॉक विदाउट एनी डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड इंटैक्ट रॉक। हम्म, गुड गुड, सही है, बढ़िया, इसका मतलब चलिए आपको पता है। क्लियर है क्या, अब ये दो चीजें हमने बता दी। अब इसके बाद दो टर्म और आपने सुने होंगे अपने इंटायर रॉक मैकेनिक्स में अपन, क्या है कि जो कि रॉक जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स वो है, मटेरियल है क्या, उसके बिहेवियर को समझना मतलब इतना आसान नहीं है कि हमने जो रॉक मैकेनिक्स अभी हम पढ़ेंगे उसमें हम कई सारे एजम्पशंस लेके चलते हैं। एजम्पशंस मतलब कि अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, डेरिवेशंस को आसान बनाने के लिए हमने कई सारे एजम्पशंस लेके चले हैं जो कि प्रैक्टिकली वो ट्रू नहीं है, हमने उसको आइडियल मान के चला है, तब जाके हमने कैलकुलेशन की है और एक हम कंक्लूजन तक पहुंचे हैं। तो हमारे कहने का मतलब केवल इतना है कि रॉक के बिहेवियर को सिंपली मैथमेटिकली वो कर देना, डिराइव कर देना इतना आसान नहीं है, उसके पीछे हमें एजम्पशंस लेने चलते हैं, लेने पड़ते हैं, हमें कई सारे फैक्टर्स को क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट मानना पड़ता है। अदरवाइज क्या है फिर जितने आप फॉर्मूलेज आप देखोगे आगे वो ट्रू नहीं होंगे, ट्रू उसकी जो वो है वैलिडिटी ट्रू नहीं रह जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है, इसीलिए हमने क्या किया अपनी सहूलियत के लिए, हमने दो टाइप के क्या है मटेरियल्स को दो अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया। उसको हम क्या बोलते हैं, दो अलग अलग कैटेगरीज को, क्योंकि यहीं पे उसका थोड़ा सा रोल भी आता है, तो उसको देख लेते हैं कि आपके जो मटेरियल है दो टाइप के हैं। हम रॉक मैकेनिक्स दो टाइप के पढ़े हैं, कौन कौन से, एक चिले मटेरियल, एक डायने मटेरियल। क्या होता है उसको भी देख लेते हैं, आप यहीं पे देखते हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज सी एच आई एल ई, इसको चिले मटेरियल बोल सकते हैं। दूसरा है इसी के हम पैरेलल लिख रहे हैं, जरूरी है जिससे कि आपको याद करने में आसानी। दूसरे टाइप के मटेरियल को हम बोलते हैं डायने, DIANE। इसका फुल फॉर्म पहले देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सी। सी का मतलब है, कलर चेंज कर लेते हैं, सी मीन्स कंटिन्यूअस, ठीक है। एच मीन्स होमोजीनियस, आई मीन्स आइसोट्रोपिक। इसका क्या अभी मतलब वो हम देखते हैं, आइसोट्रोपिक अभी बस थोड़ा ध्यान से देखिए। तो इसका एल ही एक साथ है, इसका मतलब होता है लीनियर इलास्टिक, ठीक है। लीनियर इलास्टिक, ये लीनियर इलास्टिक ही क्यों बोला, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इलास्टिक क्यों नहीं बोला, उसको भी देखते हैं। लीनियर इलास्टिक, चलिए। तो ये हम मटेरियल्स को दो अलग अलग कैटेगरी में क्या कर देना है, क्लासिफाई कर देना है। पहले टाइप के हम मटेरियल को बोल रहे हैं चिले मटेरियल, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, कंटिन्यूअस, होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक एंड लीनियर इलास्टिक। दूसरे टाइप के मटेरियल को बोल रहे हैं क्या, डायने मटेरियल। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो भी देख लेते हैं। ये आगे आपको बताना था पर हमने सोचा कि यही बता देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो द सेकेंड टाइप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड डायने मटेरियल। इसका मतलब होता है जस्ट इसका अपोजिट है, यदि यहाँ कंटिन्यूअस है इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस इन इनहोमोजेनियस, मतलब हेट्रोजीनियस भी बोल सकते हो आप, इनहोमोजेनियस, इनहोमोजेनियस, ठीक है। या हो सकता है किसी को ये समझने में दिक्कत हो तो इसको ब्रैकेट में बोल सकते हो हेट्रोजीनियस, ठीक है। क्या है इसका मतलब अभी आगे देखते हैं, हेट्रोजीनियस। इसके बाद ए से है आपका एनाइसोट्रोपिक,
ये क्या है ये भी देखते हैं, एनआइसोट्रॉपिक। इसके बाद नॉन इलास्टिक, ठीक है। एनी का मतलब है आपका नॉन इलास्टिक, नॉन इलास्टिक। तो सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखना है कि दो टाइप के दिखाई दे रहा है ना, क्लासिफिकेशन बता रहे हैं। एक बार और समझा दें। देखिए, ये रॉक को नहीं हम क्लासिफाई कर रहे हैं, ये हम मटेरियल को क्लासिफिकेशन, दो अलग अलग टाइप्स के मटेरियल है। वो ये जानबूझ के हमें करना पड़ा ये क्लासिफिकेशन, क्योंकि यदि क्लासिफिकेशन नहीं कर पाते तो कई सारे हमारे जो आगे के कैलकुलेशन है उसको मतलब कंक्लूड कर पाना मुश्किल है। वो क्योंकि रॉक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, वो इतना इजी नहीं है उसको अंडरस्टैंड कर पाना, उसकी स्टडी कर पाना, ठीक है। तो उसको हम समझने के लिए अपनी सुविधा अनुसार हमने कुछ क्या है, क्या कर लिया अपने, बोल सकते हो कुछ अजम्पशंस ले लिए, कुछ हमने पहले से कुछ फैक्टर्स को क्या मान लिया, ये चीजें यूनिफॉर्म होती होंगी या कांस्टेंट होता होगा या फिर इसमें वेरिएशन नहीं होता है, तब जाके हम किसी कैलकुलेशन तक पहुंच पा रहे हैं। क्लियर है क्या? तो वही पे हम बता रहे हैं कि यहाँ पे मटेरियल को हमने दो कैटेगरी में बांटा है, पहला चिले मटेरियल, दूसरा डायने मटेरियल। क्लियर है क्या? इसको थोड़ा सा, तो जो रॉक कैन बी आइदर, आपका जो रॉक है जनरली वो क्या होता है, ये वाली कैटेगरी में आता है, डिसकंटिन्यूअस, इनहोमोजेनियस, एनिसोट्रोपिक, नॉन इलास्टिक। तो अब थोड़ा हम एक एक करके टर्म क्या है ये समझते हैं, ये टर्म क्या है ये समझते हैं, फिर इसके बाद हम आपको आगे लेके चलते हैं कि अब आगे इसका क्या मतलब है, कैसे इसको हम आगे जाके यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहला चिले मटेरियल देखिए, इसको और ज्यादा यदि हम सिंप्लीफाई करें तो इसको हम बोलते हैं आइडियल मटेरियल। मतलब कोई मटेरियल कैसा होना चाहिए, वो ये है, कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब कि उसमें किसी भी तरह की डिसकंटिन्यूटी ना हो। यदि आप मटेरियल को एज अ होल देखें तो उसमें ना तो फ्रैक्चर होना चाहिए ना तो फॉल्ट होना चाहिए, मतलब जो भी आप डिसकंटिन्यूटी जानते हो वो नहीं होना चाहिए। ओवरऑल वो मटेरियल क्या होना चाहिए आपका, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है। इसका होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, आइडिया है क्या आपको? आपने सॉल्यूशंस पढ़ा है क्या केमिस्ट्री वेमिस्ट्री में? सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड्स, कुछ याद आ रहा है क्या? ऐसे ही पूछ रहे हैं, नहीं याद आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डू यू रिमेम्बर कि व्हाट सॉल्यूशन क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, और बोल सकते हो सस्पेंशन, कुछ सुना है आपने? चलिए नहीं सुना है तो आपको हम एक बहुत ही सीधा सा और सरल सा उदाहरण देते हैं। प्योर, होमोजेनियस का मतलब प्योर, ठीक है चलिए। नहीं सुनिए, उदाहरण के तौर पे पहले आप सुनिए फिर उसको समझते हैं। होमोजीनियस का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए जो आप अ, अपने घर में कभी क्या है कि जो नींबू पानी आप बनाते होगे ना, नींबू पानी बनाते होगे, सभी लोग बनाते होंगे। तो जब नींबू पानी आप बनाते हो तो आपने मान लीजिए एक गिलास नींबू पानी बनाया, ठीक है, उसमें शक्कर वक्कर डाल के नींबू पानी बना लिया। तो वो एक बेसिकली क्या है, वो सॉल्यूशन है किसका, नींबू का। और आपका जो, यदि इसमें शक्कर नहीं डाला है तो नींबू और आपका किसका, वाटर का, इन दोनों का क्या सॉल्यूशन है। अब आप हमें ये बताइए कि यदि हमने एक गिलास नींबू पानी बनाया, यदि हम उसमें से एक चम्मच एक चम्मच यदि हम नींबू पानी पिए या पूरा का पूरा एक गिलास पिए, मतलब हमने क्या किया कि उस एक गिलास में आधा गिलास किसी दूसरे गिलास में नींबू वो पानी भर दिया, और एक क्या है, एक दूसरी गिलास में भर दिया, आधा आधा तो अलग अलग गिलास में भर दिया। तो क्या आप या तो पूरा ग्लास पीजिए या आधा आधा ग्लास पीजिए, कोई फर्क पड़ेगा टेस्ट में? बताइए आप लोग कि आप चाहे तो आधा ग्लास पीजिए, फुल ग्लास पीजिए, एक चम्मच निकाल के उसे पीजिए। आपने एक बार जब उसको सॉल्यूशन कर लिया, मिक्स करके पूरा सॉल्यूशन बना लिया, तो आप उसको किसी भी तरह से छोटी सी भी छोटी क्वांटिटी लो, इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ योर लेमन वाटर, या फिर पूरा का पूरा एक ग्लास आप उठाओ, क्या उसके टेस्ट में कोई फर्क पड़ेगा? बताइए, आप ही से पूछ रहे हैं। इससे आपको सरल उदाहरण बता पाना मुश्किल है होमोजीनियस समझाने के लिए। बताइए आप लोग कि यदि आप एक चम्मच उठा के पीजिए या पूरा का पूरा एक ग्लास पी जाइए, क्या उसके टेस्ट में कोई फर्क पड़ने वाला है? ऐसा हुआ क्या कि जो आपका एक चम्मच वाला है वो ज्यादा मीठा लगेगा और एक ग्लास वाला कम मीठा लगेगा, ऐसा होगा क्या? बताइए। नो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो सॉल्यूशन है पूरा का पूरा होमोजीनियस है, मतलब उसमें कोई भी हेट्रोजेनिटी नहीं है। होमोजेनियस मींस कि आप इवन अ सिंगल, जैसे आप पूरा का पूरा रॉक वो करो, एज्यूम करो कि आपके पास एक बड़ा सा बोल्डर है रॉक का, तो जो उसकी प्रॉपर्टी पूरे के पूरे रॉक की होगी वही जो है आप उसको उसका एक टुकड़ा करके अलग निकालेंगे और उसको टेस्ट करेंगे, वो भी उसकी उसकी प्रॉपर्टी भी
सेम होगी। जैसे पूरे के पूरे उस बोल्डर की है, आप उसमें से एक टुकड़ा निकालिए छोटा सा, या पूरा का पूरा रॉक ले जाके टेस्ट करिए, उसकी प्रॉपर्टीज में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। आइडियली ये होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होता नहीं पर होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी बिहेवियर को क्या बोलते हैं, होमोजेनिटी, या फिर ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मटेरियल। क्लियर है क्या? क्लियर है? अभी क्लियर है ना होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? जैसे अभी हमने आपको एक सॉल्यूशन वाला एग्जांपल दिया कि आप पूरा ग्लास उठा के पी जाओ या फिर इवन स्मॉल सिप लो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, मतलब पूरा का पूरा सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस है। उसी तरीके से जो चिले मटेरियल्स होते हैं उनकी क्या होती है कि उनमें आप पूरा एज ए होल देखो या फिर पार्टिकल्स को छोटे छोटे लेवल पे जाके देखो, उनकी प्रॉपर्टीज में क्या होता है, डिफरेंस नहीं आना चाहिए। यदि नहीं आ रहा है तो ऐसे हम मटेरियल को बोलते हैं होमोजीनियस। वहीं पे दूसरी ओर यदि वो आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस। इसका उदाहरण होता है हेट्रोजीनियस का, वो कैसे समझाएं? सॉल्यूशन सॉल्यूशन के अलावा कोलाइड्स आपने पढ़ा नहीं है, कोलाइड्स आपको पता नहीं है। हाँ, गुड गुड गुड, अच्छा बोला आपने। हर मॉलिक्यूल में सेम कंपोजिशन होगा, हाँ बोल सकते हो, कंपोजिशन फिक्स इन एवरी सिंगल मॉलिक्यूल कह सकते हो। तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, ऐसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर एरिया को आप उठाओगे तो उसमें ज्यादा उसका प्रभाव पड़ा है और कुछ एरिया को उठाओगे तो उसमें ज्यादा प्रभाव है, मतलब डिफरेंट, ऐसा कुछ नहीं। क्लियर है ना? होमोजेनियस का मतलब अभी क्लियर है? चलिए हाँ ठीक है, आप समझ तो पा रहे हैं, ये अच्छी बात है। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला टर्म हमारे पास क्या है? आइसोट्रॉपी। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आइसोट्रॉपी इसका क्या मतलब होता है, ये भी आपने सुना हो, यहाँ पे दिख रहा है क्या, एनाइसोट्रॉपी। आइसो कहीं भी लगा हुआ, आइसोथर्मल, आइसोबार, आइसोकोर, और जितने भी आप टर्म आइसो से स्टार्ट होते हैं, आइसो का मतलब होता है सेम। क्या सेम? ट्रॉपिक। इसका क्या मतलब होता है, किसी को पता है क्या? आइसोट्रॉपिक का क्या मतलब होता है, पता है? बताइए जरा। आइसो का तो मतलब होता है सेम, यदि हम वर्ड बाय वर्ड जाएं तो इसका क्या मतलब है ट्रॉपिक का, या आइसोट्रॉपिक, यदि आपको, आपने पहले इससे पहले सुना है आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? कभी आपने इससे पहले सुना तो होगा, या हम पहली बार तो नहीं बता रहे हैं? सुना है तो बताइए क्या होता है। देखिए इसका मतलब क्या है, इसको भी समझिए, ये उदाहरण के लिए समझिए कि आपके पास एक रॉक मटेरियल है। देखिए यहाँ पे हम समझा रहे हैं आपको आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, कि आइसोट्रॉपिक इज द प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग सेम फिजिकल प्रॉपर्टी अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। देखिए समझिए क्या है इसका मतलब। मान लीजिए आपके पास ये रॉक है, ठीक है, ये कोई आपके पास रॉक है। अब हम मान लीजिए इस डायरेक्शन को हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया, इस डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन के अलोंग हम कुछ क्या मतलब इसकी प्रॉपर्टीज को क्या है देख रहे हैं। तो हमने जब इस डायरेक्शन में यदि हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज ना हो, मतलब ऐसा है कि आपने यहाँ पे पकड़ा, एक बार यहाँ पे चेक किया, एक बार यहाँ पे चेक किया, यदि इस लाइन के अलोंग हर पॉइंट्स पे यदि फिजिकल प्रॉपर्टी उस मटेरियल की सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब डेंसिटी, पोरोसिटी, और जो उसकी कंडक्टिविटी, डिफ्यूजिविटी, इस तरीके से जितने भी फिजिकल पैरामीटर्स हैं, यदि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या है, सेम है उस मटेरियल के लिए, उसको हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल। तो ऐसा रॉक जिसमें जिसके अलग अलग डायरेक्शन में, अब आप हो सकता है इस डायरेक्शन में जा सकते हो, इस डायरेक्शन में जा सकते, किसी भी डायरेक्शन में आप फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर कर रहे हो और वो सेम है उस डायरेक्शन के अलॉन्ग, पर्टिकुलर डायरेक्शन में हर पॉइंट पे सेम है, इसका मतलब वो आपका मटेरियल क्या है, आइसोट्रोपिक मटेरियल है। तो आई होप अब समझ में आया होगा आपको आइसोट्रोपिक क्या होता है। सिमिलरली एनाइसोट्रोपिक का मतलब क्या है, कि वही कि आप एक डायरेक्शन में आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजर की और उनकी वैल्यूज डिफरेंट आ रही है, मतलब टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर आपने मेजर किया कुछ और है, उठाए आप यहाँ पे चेक किए उस मटेरियल का तो यहाँ पे टेम्परेचर कुछ और, यहाँ पे कुछ और, इसका मतलब वो आइसोट्रोपिक मटेरियल नहीं, अलग अलग प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। सही है। चलिए, क्लियर है क्या? चलिए, आपको क्लियर तो है, यानी आप किसी भी डायरेक्शन को उठा के देख लीजिए, यदि उसमें प्रॉपर्टीज क्या है, ये यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब सेम है फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका मतलब वो मटेरियल एज अ होल आइसोट्रोपिक है, अदरवाइज अनआइसोट्रोपिक। अब एक टर्म आता है ई ई एल ई, इसका मतलब लीनियर इलास्टिक, मतलब वो मटेरियल, हुक्स लॉ आपने पढ़ा होगा। हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ कि जो फोर्स ऑफ, क्या वो बोल सकते हो,
जो हम किसी भी इलास्टिक मटेरियल को जो हम क्या कर रहे होते हैं, एक्सटेंड कर रहे होते हैं या फिर कंप्रेस कर रहे होते हैं, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो उसमें डिस्प्लेसमेंट अराइज हो रहा होता है। ठीक है, यानी आपके पास एक रबड़ बैंड है, उसको जब आप खींच रहे होते हो, अपनी तरफ एक्सटेंड कर रहे होते हो, तो जो फोर्स ऑफ एक्सटेंशन है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इसका मतलब है कि वो मटेरियल क्या है, हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। हुक्स लॉ फॉलो करने का मतलब वो मटेरियल क्या, इलास्टिक। इलास्टिसिटी क्या होती है कि किसी भी मटेरियल को यदि आप एक बार आपने उसको डिस्टर्ब करके उसको छोड़ दिया, मतलब रिलीज कर दिया, तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को क्या कर रहा है, रीगेन कर ले रहा है। इसका मतलब है कि वो मटेरियल क्या है, इलास्टिक है। क्लियर है क्या? तो ये हुक्स लॉ होता है, तो इसको हम आगे देखेंगे, पर अभी हमने समझा दिया कि कोई भी मटेरियल यदि हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है, यानी इलास्टिसिटी उसकी लीनियर है। लीनियर मीन्स कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स है, उस केस में वो मटेरियल क्या होगा, लीनियर इलास्टिक होगा। और यदि ऐसा प्रोपोर्शनलिटी नहीं है, मतलब ये बिहेवियर नहीं शो कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, नॉन इलास्टिक। वो कुछ भी और हो सकता है पर इलास्टिक नहीं है। क्लियर है क्या? तो ये सभी टर्म्स क्लियर हुए, व्हाट इज चिले मटेरियल, व्हाट इज डायनेमिक मटेरियल। अब आप हमको बताओ कि रॉक किस में आता होगा, रॉक चिले मटेरियल या डायनेमिक मटेरियल, बताइए आप लोग जल्दी से। अभी आप समझ पा रहे होगे, हम हमने हर एक पॉइंट समझाया। अब आप बताएंगे आप हमें कि रॉक क्या है, वेदर रॉक इज अ चिले मटेरियल और अ डायनेमिक मटेरियल। बताइए, फटाफट बताइए। इतना हमने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन किया है कि रॉक को हम यहाँ पे रख सकते हैं या यहाँ पे, बताइए। बता नहीं रहे हो आप लोग, देखो हम आपसे ही पूछेंगे, जहां पे हमें बताना होगा वहां तो हम बताएंगे, पर बाकी तो आपसे ही पूछेंगे हम। बताइए कि रॉक क्या है, चिले मटेरियल है या डायने मटेरियल है? चलिए गुड, कोई चिले तो नहीं बोल रहा ना, ठीक है, वो हो भी नहीं सकता क्योंकि ये ऐसा होना चाहिए, मतलब ये आइडियल कंडीशन है। ऐसा यदि देखा जाए तो बहुत ही कम मटेरियल है जो इस बिहेवियर को क्या करते हैं, शो करते हैं। जितने भी नेचुरली आकृत सब्सटेंस है वो तो ये बिहेवियर शो ही नहीं कर सकते, उनमें कुछ ना कुछ डिसकंटिन्यूटी होगी, नॉन होमोजेनिटी होगी, इवन वो आइसोट्रोपिक भी नहीं होंगे। तो मतलब जितने भी नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है, रॉक हो गया या फिर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, वो क्या होते हैं आपके चिले मटेरियल होते हैं, चिले नहीं, वो क्या होते हैं, डायने मटेरियल, क्योंकि वो क्या है, ये आइडियल कंडीशन शो नहीं कर सकते थ्रू आउट, उसको यदि हम ऑब्जर्व करें तो। इसका मतलब आपका जो रॉक है वो कुछ इसमें आएगा। ठीक है, तो आपका जो रॉक है वो प्रैक्टिकली किस में आता है, डायने मटेरियल में। मतलब वो मटेरियल क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, एनाइसोट्रॉपिक होता है, इलास्टिसिटी भी शो नहीं कर रहा होता, इनइलास्टिक होता है, इसके साथ साथ हेट्रोजीनियस तो होता ही है। पर पर सुनिए ध्यान से, हम अपनी कैलकुलेशन के लिए, इसके लिए अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, रॉक के बिहेवियर को और अच्छे से समझने के लिए, ठीक है, कंक्लूजन निकालने के लिए, हम क्या है, उस मटेरियल को हम कभी कभी, हमेशा नहीं, चिले मटेरियल सॉल्व मान के भी कई सारी कैलकुलेशन करेंगे। जैसे आप जब उसमें जाइएगा, माइन ओपनिंग्स में जब जाएंगे, वहां पे हम कर्स इक्वेशन पढ़ रहे होंगे, तो जो कर्स इक्वेशन का डेरिवेशन है वो ये मान के किया गया है कि जो रॉक मटेरियल है वो क्या है, चिले है। क्योंकि अदरवाइज क्या है, वो फिर उसके लिए इस इतने कॉम्प्लेक्स बिहेवियर के लिए उस कैलकुलेशन को कर पाना या किसी कंक्लूजन तक पहुंच पाना मुश्किल है। तो देखा जाए प्रैक्टिकली तो रॉक आपका डायने मटेरियल है, पर हम कभी कभी, मोस्ट ऑफ द केसेस वी विल यूज रॉक एज अ चिले मटेरियल, या फिर बोल सकते हो आइडियल मटेरियल। क्लियर है क्या? एक भी प्रॉपर्टी शो करेगा रॉक में तो क्या कंसिडर करेंगे? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, डाउट आपका अच्छा है। किसी भी मटेरियल को आप ये कब बोलोगे, चिले मटेरियल कब बोलोगे, जब वो ये सभी प्रॉपर्टी शो करे। सभी मीन्स कंटिन्यूअस है, होमोजीनियस है, आइसोट्रोपिक है, लीनियर इलास्टिक है। उनमें से एक भी यदि वो नहीं है, एक भी मतलब या तो ये नहीं है या तो ये नहीं है या ये, तो उसको हम किसमें लग देंगे, सिंपली डायने मटेरियल। इसका मतलब एनी सिंगल प्रॉपर्टी जो शो नहीं कर रहा होगा वो मटेरियल, वो चिले मटेरियल नहीं होगा। कौन सा चिले मटेरियल, हम इस पे एकदम पूरी तरीके से कमेंट नहीं कर सकते, वो किस कैटेगरी का उससे मतलब नहीं है, पर वो क्या है, ये नहीं हो सकता, चिले मटेरियल नहीं हो सकता। चलिए अब आगे बढ़े, हमने ठीक समय दे दिया इस डिस्कशन में, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है क्या? चिले मटेरियल एग्जाम्पल, गुड, आपने पूछा है तो बता देते हैं आपको, हमारे दिमाग से निकला जा रहा था। जैसे जो मैन मेड एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मैन मेड आइटम्स क्या क्या होते हैं, जैसे आपका स्टील होता है, कंक्रीट होता है, ये सब क्या होते हैं, स्टील जो होता है वो मतलब मोस्ट प्रोबेबली वो चिले मटेरियल होता है।
क्योंकि वो हमने खुद क्या किया, डेवलप किया है, उसमें वो नेचुरली आकरिंग नहीं है। तो वो मटेरियल्स क्या होते हैं जो कि आप स्ट्रक्चर्स वगैरह में यूज किए जाते हैं, वो जनरली क्या होता है, चिले मटेरियल होते हैं। तो इसका कुछ एग्जांपल्स ले लें। एग्जांपल आप लिख लीजिए, स्टील, ठीक है, स्टील शो द बिहेवियर ऑफ चिले मटेरियल, मतलब स्टील जो है जनरली इस प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। और भी कुछ जो मैन मेड मटेरियल वो होते हैं, स्पीसीज होती हैं या आइटम्स होते हैं, वो क्या होते हैं, चिले होते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल पूछ रहा था एक बच्चा, तो अभी क्लियर होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले इस पर। देख लिया हमने। अब हम क्या है कि अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, मतलब रॉक की अलग अलग क्या है, मतलब हमने उसको क्लासिफाई कर रखा है अलग अलग कैटेगरीज में, क्या होती हैं आपने सुना होगा, एक बार डिक्टेट कर देते हैं। सबसे पहला इग्नियस, आप सभी ने सुना होगा। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, यदि किसी को थोड़ा सा इंग्लिश में, इसने हिंदी में पढ़ रखा है हिंदी मीडियम में, तो इग्नियस को बोलते हैं आग्नेय शैल है, ठीक है। उसके बाद आपका होता है सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री मतलब होता है अवसादी शैल। अ, और इसके बाद होता है मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक का मतलब होता है कायांतरित या रूपांतरित शैल, ठीक है। तो ये तीन टाइप के डिफरेंट क्या होते हैं, रॉक्स होती हैं, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो क्या क्या है सबसे पहले, तो टाइप्स ऑफ रॉक से बोल सकते हो, ठीक है। टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ रॉक्स। क्लियर है क्या? बढ़े। आग्नेय, आग्नेय, किसी ने यदि हिंदी यदि हिंदी मीडियम में पढ़ाई करी है, इसमें कोई बुराई नहीं है, तो पता होना चाहिए। जैसे मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज को इंग्लिश में पढ़ा है तो इसका मतलब हिंदी नहीं आना आना चाहिए। दोनों चीजें आनी चाहिए, वो ज्यादा सही होता है। आप अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से लोगों को समझा सकते हो, समझ सकते हो। तो क्या क्या हमने बताया, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। क्लियर है क्या? कायांतरित, हाँ हाँ हाँ, अवसादी, ठीक है, मतलब आप लोग सुने हो। अच्छा, आपने सुन रखा है इसका मतलब, ठीक है। चलिए सबसे पहला इसमें टाइप क्या है, नहीं हमें लगा कि शायद आप लोगों ने सब नहीं सुना हो। तो पहला जो इसमें टाइप है वो है आपका इग्नियस। इग्नियस, इग्नियस रॉक, क्या मतलब है इसका? आप लोगों ने, हमें जहां तक अच्छे से याद है, क्योंकि हमारे टाइम पे क्या अभी भी चेंज नहीं हुआ होगा। आप ज्योग्राफी का जब वो उठाना, 6 7 का एनसीईआरटी वगैरह उठाओगे, या हमें लगता है 6 क्लास में ये क्लासिफिकेशन रॉक्स का दे रखा है, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, अलग अलग करके। तो वहां पे आप ऑलरेडी पढ़ के आए होगे। इसके बाद हो सकता है आपने 11 12 में पढ़ा हो। तो ये ऑलरेडी ये चीजें 11 12 में, यदि आप आर्ट बैकग्राउंड से कोई होगा तो आर्ट से तो नहीं होंगे यहाँ पे, पर वो ये वहां पे हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, व्हाट इज इग्नियस, व्हाट इज सेडिमेंट्री, व्हाट इज मेटामॉर्फिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इग्नियस का मतलब क्या होता है। तो इग्नियस का मतलब क्या होता है, इग्नियस टर्म से आप थोड़ा समझो। यदि हिंदी में जाए तो उसका मतलब होता है आग्नेय। आग्नेय मीन्स कि समथिंग हॉट, समथिंग, कुछ जो कि काफी क्या है, गर्म, वहां से आया होगा टर्म। मतलब यदि ये रॉक वो हुई है, रॉक की जो जेनेसिस है, या ये बना कहाँ से होगा, कुछ कुछ गर्म मटेरियल, जो कि बाद में क्या हुआ होगा, काफी सालों तक ये धीरे 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 ठंडा हुआ होगा, वहां से ये क्या हुआ होगा, क्रिस्टलाइज हुआ होगा, और वहां से फाइनली एक सॉलिड रॉक मास का इसने क्या लिया, रूप ले लिया। तो और कुछ नहीं है। इग्नियस रॉक्स क्या होता है, जो अपने अर्थ क्रस्ट है, अपना जो अर्थ है वो तीन उसके अलग अलग पार्ट्स में देखें तो क्रस्ट है, मेंटल है एंड कोर है, ठीक है। तो जो क्रस्ट के नीचे क्या होता है, अब मोल्टन मैग्मास होते हैं, मोल्टन मिनरल्स होते हैं, काफी हाई टेम्परेचर है, वेरी हाई टेम्परेचर। वेरी हाई मीन्स कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कितना गर्म, काफी हाईली वो सब। तो वो मोल्टन जो मटेरियल होते हैं, वो जब किसी भी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में मीन्स आइदर इन फॉर्म वॉल्केनो, हो सकता है कि कभी किसी एरिया में वॉल्केनो आया, तो वो जो मोल्टन मैग्मा है या फिर जो मोल्टन मिनरल्स हैं, वो क्या होते हैं, बाहर क्या होंगे, रिलीज होंगे। वो बाहर एक बार रिलीज हो गए, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, वो बाहर जैसे रिलीज हुए, फिर काफी लंबे समय तक, लंबे समय में हजारों
लाखों सालों में वो क्या होंगे, फिर बाहर आने के बाद टेम्परेचर डाउन हुआ तो धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट करेंगे, ठंडे होने स्टार्ट करेंगे। तो जो कि मोल्टन मटेरियल था, पिघला हुआ मटेरियल था, वो बाहर निकला वोल्केनो के फॉर्म में, वो जाके क्या हुआ, काफी लंबे समय में क्या हुआ, धीरे 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 क्या हुआ, ठंडा होना स्टार्ट किया। और ठंडा होगा तो ये क्या होगा, कॉम्पैक्टेड फॉर्म में या रॉक के फॉर्म में क्या होगा, बिल्ड होना स्टार्ट होता है। और धीरे धीरे इसमें एक प्रोसेस भी जनरली होती है, क्रिस्टलाइजेशन। तो धीरे धीरे क्या होता है, क्रिस्टल्स के फॉर्म में क्या है, वो होते जाते हैं, कन्वर्ट होते जाते हैं। तो एक हॉट मतलब मोल्टन मैग्मा से अब क्या बन गया, एक सॉलिड रॉक मास। तो इस तरीके की प्रोसेस से जो रॉक्स गुजरते हैं उसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। क्लियर है क्या? फॉर्म बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा एंड मैग्मा, हाँ ठीक है, पढ़ा है। अच्छा क्लियर है। तो मोल्टन रॉक इसमें ये बनता कैसे है, यहाँ पे होता क्या है, ऑन बाय, ऑन फ्रॉम, क्या बोल सकते हो उसको, यदि लिखना है तो देखो ऐसा लिखो, इसके बनने में मैग्मा, जो मोल्टन मिनरल्स होते हैं उसी का क्या है, रोल है। तो जो मोल्टन मैग्मा है, मोल्टन मैग्मा, या फिर आप बोल सकते हो मिनरल्स भी होते हैं कई सारे मोल्टन फॉर्म में, मोल्टन मैग्मा और मिनरल्स, कूल्स, कूल्स कब कूल होंगे, जब अंदर से वॉल्केनो के फॉर्म में निकलेंगे, या फिर कुछ फॉर्म में इसके दो अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। तो आप ये पाओगे कि कुछ सरफेस के अंदर भी कूल हो रहे होते हैं, ठीक है। दो टाइप के यहाँ पे हम इग्नियस रॉक्स पढ़ने वाले हैं। तो कूल्स एंड सॉलिडिफाइज, तो ये हो गया आपका ठंडा हुआ, ठंडे होने के बाद धीरे धीरे क्या हो, वो सॉलिडिफाई होता है, कूल्स एंड सॉलिडिफाइज। तो अ, अब ये जो सॉलिडिफिकेशन है ये दो तरीके से हो सकता है, या तो क्रिस्टल्स के फॉर्म में सॉलिडिफिकेशन है, या फिर विदाउट क्रिस्टल। तो कैसे समझाएं क्रिस्टल्स, क्रिस्टल तो आपने देखे होंगे ना शायद, जैसे आप वो बोल सकते हो जो सुअर के जो पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है, वो एक क्रिस्टल्स के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहे होते हैं एज अ होल। आपको उसके उस तरीके से नहीं, जैसे कि आपने नमक उठाया तो वहां पे आपको समझ में नहीं आता, लेकिन शक्कर में क्या, वो चीनी होती है या फिर शुगर होता है, उसमें आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे होते हैं यूनिफॉर्म टाइप के, तो उसको आप एक इक्विवेलेंट टू क्रिस्टल मान सकते हो। उसी तरीके से इसमें भी जो ये सॉलिडिफिकेशन होता है ये दो तरीके से हो सकता है, और यानी या तो क्रिस्टलाइजेशन के तरीके से या विदाउट क्रिस्टलाइजेशन। तो molten magma cools and solidifies with or without crystallization, with or without crystallization, with or without crystallization, thus forming, thus leading to, thus क्या बोला, crystallization leading to, यहाँ पर हटा देते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश है इस पे इतना, आपको कौन सा इसका थ्योरी पता होना चाहिए, लीडिंग टू, लीडिंग टू, लीडिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ, क्या किसका फॉर्मेशन, इग्नियस रॉक्स का। तो अभी कुछ क्लियर हुआ क्या, इसमें किसका रोल है, मोल्टन मैग्मा या फिर जो मिनरल्स हैं काफी हाई टेम्परेचर पे क्रस्ट के अंदर, वो जब बाहर निकल रहे हैं, सॉलिडिफाई हो रहे हैं, या तो क्रिस्टलाइज हो के या विदाउट क्रिस्टलाइजेशन, तो उससे जो आपका रॉक मास या रॉक क्रिएट हो रहा है, डेवलप हो रहा है, उस रॉक को हम बोलते हैं क्या, इग्नियस रॉक। लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स। यहाँ तक क्लियर है क्या, इग्नियस रॉक क्लियर है। चलिए तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यदि आपने अपने घरों में या आसपास कहीं पे देखा हो, किसी को ग्रेनाइट लगवाते हो, ग्रेनाइट के पत्थर वो हम फ्लोर में लगवाते हैं, ठीक है। तो वो जो ग्रेनाइट होता है, वो ग्रेनाइट ऐसा नहीं है कि वो ह्यूमन मेड है या मैन मेड है, वो क्या नेचुरली आकरिंग है, नेचुरली आकरिंग रॉक है वो। और वो किस टाइप का रॉक है, वो है आपका इग्नियस रॉक। तो आपको देखते हो ग्रेनाइट में कितनी वेरिएबिलिटी है, कुछ अलग ही साइन कर रहे होते हैं, कुछ एकदम डल टाइप के होते हैं। तो इससे आप समझ पा रहे होगे कि ये कैसे होता है, ये अलग अलग वेरिएशन क्रिस्टलाइजेशन पे डिपेंड करता है, कि कुछ में अच्छा क्रिस्टलाइजेशन हुआ है, काफी धीरे धीरे क्रिस्टलाइजेशन हुआ है, तो वो काफी शाइनिंग टाइप के होते हैं, और कुछ एकदम डल होते हैं, नॉर्मल मटेरियल होते हैं। तो जो ग्रेनाइट है, इट इज अ रियली गुड एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक। इसके एग्जांपल्स की बात करें,
ग्रेनाइट के जो स्टोन्स होते हैं या पत्थर होते हैं, तो ग्रेनाइट हो गया। इसके अलावा और क्या होता है? बेसाल्ट, बेसाल्ट आपने सुना होगा शायद। कुछ और दो तीन जो आपने सुने हम वो बता रहे हैं आपको, तो आपने और सुने नहीं हो। बेसाल्ट शायद सुना हो आपने। ग्रेनाइट सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। बेसाल्ट हो गया, मैग्नेसाइट हो गया। तो बहुत ज्यादा नहीं याद रखना है, कुछ एक एग्जाम्पल याद रखिए, कभी कभी थ्योरी के रूप में गेट पूछ सकता है। क्लियर है क्या? आगे बढ़ा जाए अगले टाइप की तरह। इसका अगला टाइप क्या है? इग्नियस हमने देख लिया कि जो मोल्टन मैग्मा या फिर जो मिनरल्स हैं अर्थ जो क्रस्ट है उसके नीचे, वो जब काफी लंबे समय के बाद बाहर निकलने या फिर सरफेस के पास ही जब वो सॉलिडिफाई होते हैं, तो वो क्या है, एक रॉक का रूप ले लेते हैं और उस रॉक को हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताइए, कुछ भी समझ में ना आ रहा हो या। इसीलिए हम काफी बेसिक बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है। एक एक चीज बताना जरूरी है, इससे आपका जियोलॉजी भी कवर हो जा रहा है। जैसे जियोलॉजी में भी यही आपको पढ़ना है, माइन जियोलॉजी। क्वार्ट्ज, नहीं नहीं नहीं, क्वार्ट्ज नहीं है। क्वार्ट्ज तो नहीं है आई थिंक। क्वार्ट्ज इग्नियस रॉक्स में तो नहीं आता है क्वार्ट्ज, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल है। ये इग्नियस में तो नहीं आता होगा, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। पर जहां तक हमें पता है, क्वार्ट्ज इज नॉट एन इग्नियस रॉक। देख लीजिएगा तो गूगल में आपको मिल जाएगा। अब हमें हर टाइप के एग्जांपल्स नहीं याद हैं, आप चेक करिएगा या फिर। क्वार्ट्ज इग्नियस रॉक नहीं है। हम्म, चलिए। तो इग्नियस के बाद हमारा अगला जो था फॉर्म क्या था? सेडिमेंट्री रॉक से आता है। तो यहाँ पे अगले उसके स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट वन इज सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री, तो सेडिमेंट्री हम क्यों बोल रहे हैं? सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स का मतलब पता है क्या? सेडिमेंट्स, डोलराइट, देख लीजिएगा आप, चेक कर लीजिएगा। एक चीज बताना भूल गया आपको लग रहा है। ठीक है, चलिए चलिए, सेडिमेंट्री पे आ गए हम। हाँ, इसके भी क्या है ना, इग्नियस रॉक्स के भी क्या है, दो टाइप्स होते हैं। उतना हमें इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं थी, पर आपने अब याद दिला दिया तो बता देते हैं कि जो इग्नियस रॉक्स है, इसके भी दो अलग अलग टाइप्स हैं। कौन कौन से इसके सब टाइप्स हैं? और दूसरा क्या है? एक्सट्रूसिव। ये नाम से आपको इसको और क्या बोलते हैं एक्सट्रूसिव को? एग्जैक्ट वॉल्केनिक। आने के बाद ये कूल हुए होंगे, तो इसका मतलब क्या है, इन तरीके के रॉक्स को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव रॉक्स। यानी या फिर और दूसरे टर्म से जानते हैं वॉल्केनिक। दूसरा प्लूटोनिक या इंट्रूसिव। इंट्रूसिव मीन्स कि ये वॉल्केनोज के फॉर्म में मैग्मा बाहर नहीं निकला, पर सरफेस के ही पास जो अलग अलग आपकी वो मटेरियल है, ये धीरे धीरे काफी लंबे समय के बाद सरफेस के जस्ट नीचे ही लंबे समय में धीरे 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 क्या होता गया, ठंडा होता गया और अपने आप में ये भी एक रॉक के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसी रॉक्स को बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक्स या प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। तो इन दोनों में यही बेसिक डिफरेंस है। इंट्रूसिव का मतलब क्या है कि सरफेस के अंदर ही जिनका सॉलिडिफिकेशन हुआ है,
या कूलिंग, और एक्सट्रूसिव का मतलब सरफेस के बाहर क्या हुआ जिसका सॉलिडिफिकेशन एंड कूलिंग हुआ है। और जो कुछ उसकी बात करें डिफरेंसेस की, तो जो इंट्रूसिव रॉक्स है ये स्लोली होता है, ये कूल होता है स्लोली, यानी काफी धीरे धीरे इसमें कूलिंग होती है, और ये रैपिड इसमें कूलिंग होती है। ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस यही है क्या कि सरफेस के ये बाहर सॉलिडिफिकेशन इसमें हो रहा होता है, कूलिंग इसमें सरफेस के जस्ट नीचे, और इसमें जो कूलिंग की जो प्रोसेस होती है काफी स्लो होती है, किसमें, प्लूटोनिक रॉक्स में। और ये आप समझ भी पा रहे हो कैसे स्लो होता होगा। सोचो कि आपके पास एक सरफेस, और सरफेस से नीचे ढेर सारा वहां पे क्या है, मोल्टेन मटेरियल है, जो किसी का टेम्परेचर काफी हाई है, और वो जो है उसके पास ही कहीं पे वो क्या हो रहा है, सॉलिडिफाई हो रहा है। उसका मतलब है कि उसका टेम्परेचर उतना डाउन नहीं है, ये धीरे धीरे क्या होगा, कूल होगा। और इसके केस में क्या हो रहा है, ये वॉल्केनो के फॉर्म में बाहर निकल जा रहा है, ये मटेरियल बाहर निकलने के बाद नीचे की तुलना में टेम्परेचर काफी डाउन होगा, तो इसका मतलब रैपिड कूलिंग होगा। तो ये दोनों टर्म्स आप याद रख सकते हो, ये दोनों, व्हाट इज इंट्रूसिव इग्नियस एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस। क्लियर है क्या? वॉइस लैग कर रही है, नहीं सुनाई दे रही है, आवाज नहीं आ रहा है क्या? आवाज नहीं आ रहा है, ऑडिबल नहीं है हम, बताइए। चलिए हम आगे थे कहाँ पे, सेडिमेंट्स पे, सेडिमेंट्री रॉक्स पे। तो ये सेडिमेंट्री रॉक ये टर्म किससे आया है, सेडिमेंट, सेडिमेंट से आया है। सेडिमेंट का मतलब पता है आपको? आ गई, चलिए ठीक है, बढ़िया। कहाँ चली जाती है अचानक से, सेडिमेंट्री। तो सेडिमेंट का मतलब किसी को पता है, बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय सेडिमेंट्स? सेडिमेंट्स का मतलब क्या है? देखिए सेडिमेंट्स का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको अवसाद। इसका मतलब क्या है कि सॉलिड मटेरियल जो क्या हुआ कि अपने ओरिजिनल लोकेशन से क्या हुआ, मूव करके किसी नई लोकेशन में क्या हुआ, डिपॉजिट हो गया, उसको बोलते हैं हम, इस तरीके के मटेरियल को बोलते हैं सेडिमेंट्स। क्लियर है क्या? कि एक स्थान से वो किसी भी प्रोसेस से हो सकता है कि ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, ड्यू टू हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, वो इस एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में शिफ्ट हो गया, क्या हुआ, वहां डिपॉजिट हो गया। तो इस तरीके के सॉलिड मटेरियल को, वो मटेरियल क्या होता है, जनरली सॉलिड होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, सेडिमेंट्स। तो इसका मतलब उस सेडिमेंट्री रॉक में ये प्रोसेस फॉलो हुई होगी, क्या प्रोसेस फॉलो हुई होगी कि काफी हाई टेम्परेचर या प्रेशर में या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फोर्सेस में क्या हुआ होगा कि जो मटेरियल है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में क्या हुआ होगा, शिफ्ट हुआ होगा, वो सॉलिड मटेरियल, और वो जाके काफी लंबे समय के बाद, हजारों लाखों करोड़ों सालों के बाद वो क्या लेयर्स के फॉर्म में या फिर कॉम्पैक्ट हुआ होगा, क्या, या सीमेंटेशन उसका हुआ होगा, वो जाके फिर क्या है, एक सॉलिड रॉक मास का फॉर्मेशन हुआ होगा। क्लियर है क्या? सेडिमेंट्री रॉक्स, ये इसका मतलब इसमें जो मेन कंपोजिशन किसका, सेडिमेंट्स का, यानी वो सॉलिड मटेरियल जो बोल सकते हो हाई प्रेशर या टेम्परेचर की कंडीशंस में जनरली एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में मूव करके कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। कॉम्पैक्ट मीन्स कि काफी हार्ड हो जाते हैं, सीमेंटेड हो जाते हैं, और वो धीरे 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 लंबे समय के बाद क्या हो जाते हैं, रॉक का रूप या फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है क्या? विच आर फॉर्म्ड टू इरेजन एंड वेदरिंग। हाँ, गुड गुड गुड, आपने तो पूरा एकदम सीधा लाइन ही बोल दी, अच्छी बात है। द रॉक्स विच आर फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ इरोजन, और यू कैन से वेदरिंग, वेदरिंग मीन्स डिसइंटीग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, मतलब टूटना, बिखरना बोल सकते हो। तो उसको हम थोड़ा सा ऐसे समझाएं कि जो रॉक ऐसे समझो कि आपका जो रॉक्स है, या फिर जैसे कोल का फॉर्मेशन कैसा होता है, कोल का जो फॉर्मेशन है, हम सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं कि हाउ कोल इज फॉर्म, कोल बना कैसे। तो कोल में क्या हो, जितने भी आपके ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ऑर्गेनिक मींस प्लांट्स हो गया, वेजिटेबल मटेरियल्स हो गए, डेड मटेरियल्स हो गए, वो क्या हुए, वो दबते ही चले गए, जैसे जैसे उनकी लाइफ खत्म हुई वो खत्म हुए, और क्या है, सरफेस में क्या होते गए, दबते चले गए। तो धीरे धीरे क्या होता गया, समय के साथ हाई प्रेशर और टेम्परेचर के साथ लंबे समय के बाद उनका क्या हुआ, क्या हो रहा होगा, वो सड़ भी रहे होंगे, मतलब एरोबिक एनारोबिक अलग हर तरीके का क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन भी हो रहा होगा। धीरे धीरे वो क्या लेयर्स आपस में क्या होती गई, पास पास आती गई, क्योंकि क्या है, समय के साथ और प्लांट मटेरियल और वेजिटेबल मटेरियल क्या है, दबते गए दबते गए दबते गए, और वो क्या हुआ कि एक्सट्रीम सिचुएशन, एक्सट्रीम मींस वेरी हाई प्रेशर, वेरी हाई टेम्परेचर में लंबे समय में क्या होते गए, कॉम्पैक्ट होते गए, कॉम्पैक्ट होते गए, और लेयर्स के फॉर्म में जमा होते गए, और धीरे 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 हजारों लाखों सालों के बाद वो क्या हो गया, एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में हो गया, सीमेंटेड हो गया एकदम से,
हार्ड सॉलिड रॉक मास के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, और वही धीरे कुछ समय के बाद वो आपको क्या है, कोल के फॉर्म में आपको दिखाई देने लगे। कोल क्या है, कोल इज ऑल्सो अ सेडिमेंट्री रॉक, तो उसका मतलब वो भी सेडिमेंटेशन का ही क्या रहा होगा, रिजल्ट रहा होगा। तो उसमें क्या है, किसका योगदान होता है, प्लांट मटेरियल, वेजिटेबल मटेरियल, ये सबके कॉम्पैक्टेशन की वजह से लंबे समय में क्या होता है, यही जो मटेरियल्स होते हैं कन्वर्ट हो गए किसमें, कोल के फॉर्म में, या फिर और भी सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, उनमें भी जनरली यही प्रोसेस फॉलो होता है। क्लियर है क्या? तो इसको क्या बोल सकते हैं, तो इसमें जो ब्रेक डाउन हुआ होगा, जो मटेरियल ब्रेक होता है, ब्रेक मीन्स डिग्रेडेशन, जैसे वो जो प्लांट मटेरियल वेजिटेबल मटेरियल है वो डिग्रेड हो रहा होगा, डिग्रेड मीन्स या तो उसको बैक्टीरिया डिग्रेड कर रहे होंगे अपने फूड मटेरियल के रूप में उसको सड़ा रहे होंगे, या फिर केमिकल कोई प्रोसेस होगी उसमें वेदरिंग हो रही होगी, या फिर एक तो बैक्टीरिया वाला बायोलॉजिकल हो गया, और ये केमिकल कौन सा होगा, जो डिग्रेडेशन बैक्टीरिया कर रहे हैं वो तो आपका क्या हो गया, बायोलॉजिकल हो गया। केमिकल भी इस तरीके से केमिकल कैसे बोल सकते, केमिकल कुछ प्रोसेस होती होंगी जिससे क्या होता होगा कि वो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, वेदरिंग या इरोजन हो रहा है, और फिजिकल तो फिजिकल समझ रहे हो, टेम्परेचर, प्रेशर, इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन होता है, वेदरिंग होती है। ये क्या होते हैं, ये समय के साथ फिर वापस क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। कॉम्पैक्ट क्या हो जाते हैं, सॉलिड रॉक मास के पार्ट में या उसके कंपोजिशन में। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस इंटायर प्रोसेस को सेडिमेंट्स बनना, इसी सेडिमेंट से जो रॉक का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। क्लियर है क्या? इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल शब्दों में लिखें, तो रॉक्स, दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स, या सिंपल बोलो जो नॉर्मल रॉक्स होता है, रॉक्स आर subjected to weathering। वेदरिंग भी अलग अलग तरीके की हो सकती है, अलग अलग मीन्स आइदर केमिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल वेदरिंग। वेदरिंग मीन्स, या फिर इसको और बोले तो वेदरिंग, वेदरिंग और इरोजन। जनरली जो रॉक्स हैं वो एटमॉस्फेयर में क्या होंगे, वो इस प्रोसेस के थ्रू गुजरेंगे, वेदरिंग या इरोजन। इरोजन मतलब वो और स्मॉलर पार्टिकल्स में डिसइंटीग्रेट हो गए, सेपरेट हो गए। अब सेपरेट तो हो गए, लेकिन हमेशा सेपरेटेड रहेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, वो समय के साथ, कंडीशन के साथ, आसपास के माहौल के साथ वो क्या होंगे, वापस क्या होंगे, ब्रिंग बैक इनटू द, बोल सकते हो जो ओरिजिनल सिचुएशन है, या फिर कॉम्पैक्ट हो रहे होंगे, लेयर्स के फॉर्म में क्या जमा होते जा रहे हैं, जमा होते जा रहे हैं, और वेरी हाई प्रेशर में क्या एकदम हार्ड सॉलिड रॉक मास में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए अंडर सर्टेन, बोल सकते हो कंडीशन में। तो रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू वेदरिंग और इरोजन, एंड क्या बोल सकते हो, एंड जो वेदर्ड मटेरियल है, जो ये मटेरियल टूट गया है, वेदर्ड मटेरियल एंड वेदर्ड मटेरियल क्या होता है, वापस ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें, वेदर्ड मटेरियल अगेन ट्रांसफॉर्म बैक इनटू रॉक, ट्रांसफॉर्म बैक इनटू रॉक थ्रू, कैसे होता होगा, वही कॉम्पैक्टेशन बोल सकते हो या सीमेंटेशन। क्यों हुआ, हाई थ्रू हार्डनिंग प्रोसेस बोल सकते हो, थ्रू हार्डनिंग। तो यहाँ पे इसने हार्डनिंग टर्म यूज किया है, टेक्निकली बोला तो उसको कॉम्पैक्टेशन भी बोलते हैं, हार्डनिंग बोलिए, कॉम्पैक्टेशन प्रोसेस and leads to formation of and leads to formation of क्या, किस तरीके के रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स। क्लियर है क्या, सेडिमेंट्री सेडिमेंट्री रॉक्स। इसके कुछ एग्जांपल अपन देखेंगे क्या होता है, तो फेमस एग्जांपल है कोल, क्योंकि हम जनरली हमारी पूरी माइनिंग जो है वो कोल माइनिंग पे ही हम पूरा पूरा हमारा करिकुलम बेस्ड है। तो फेमस या डेली लाइफ का जो एग्जांपल आप पढ़ते आ रहे हो, सबसे सिंपल या क्लासिक एग्जांपल है सेडिमेंट्री रॉक्स का, कोल। क्लियर है क्या? तो क्या कुछ एग्जांपल्स आपको बताते हैं, कोल हो गया, सैंडस्टोन हो गया, कोल हो गया, सैंडस्टोन हो गया, सेल हो गया,
इस तरीके से अलग अलग क्या है कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो अपन इस पे फोकस ज्यादा करेंगे। पहले हमारा काम है जब आप यहाँ पीएसयू ज्वाइन भी करोगे तो कोल माइनिंग पे ही आपका फोकस रहेगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि जो रॉक्स है, जो नॉर्मल एनवायरमेंट में क्या होता है, वो वेदरिंग प्रोसेस या इरोजन प्रोसेस से गुजरता है। वो वेदर मटेरियल क्या होता है, अंडर स्पेसिफिक कंडीशन वापस ब्रिंग बैक इनटू द या बोल सकते हो हार्डनिंग प्रोसेस से गुजर के क्या है, एक हार्ड सॉलिड रॉक मास के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और इस तरीके का रॉक जो होता है वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, क्योंकि ये सेडिमेंट से मिलकर बना हुआ है। चलिए, तो पूल में वो सेडिमेंट्स क्या होता है, प्लांट मटेरियल हो गया, डेड वेजिटेबल मटेरियल्स हो गए, ये सब के कॉम्पैक्टेशन से फॉर्म हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्म देखते हैं क्या, मेटामॉर्फिक। यहाँ पे आपको टर्म समझ में आ रहा होगा, मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटा चलिए क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। एक बार हाँ ना तो बताइए। चलिए अच्छा ठीक है, क्लियर नहीं भी होगा तो आप दोबारा देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। अब हम तीसरी कैटेगरी पे आ रहे हैं, दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक। क्लियर है। तो मेटामॉर्फिक का मतलब क्या है, मेटामॉर्फिक, मॉर्फ मतलब फॉर्म, मॉर्फ मतलब कहीं भी मॉर्फिज्म या फिर मॉर्फ पर्टिकुलर वर्ड मिले उसका मतलब फॉर्म यानी स्वरूप या रूप बोल सकते हो। मेटा मीन्स चेंज, यानी जिसके जिसके फॉर्मेशन या जिसके फॉर्म में ही जिसका जो फॉर्म है वही चेंज हो जाए किसी भी पर्टिकुलर एक्सटर्नल रीजन से, तो उस तरीके के रॉक्स को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक। मतलब सिंपल शब्दों में कहें तो नॉर्मल रॉक या जो आपके पास इग्नियस है, सेडिमेंट्री है, ये रॉक में किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, किसी भी एक्सटर्नल मतलब कोई भी प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, या कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जिसकी वजह से उसके फॉर्म में, यानी वो अभी सेडिमेंट्स के फॉर्म में था, उसका फॉर्म ही पूरा का पूरा चेंज हो जाए और एक नए उसमें कन्वर्ट हो जाए रॉक्स में, तो उस तरीके के रॉक्स हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसमें और ज्यादा थोड़ा सा और डीप में जाएंगे तो टेक्निकल है, इसकी टेक्निकलिटी ज्यादा है, पर उतना डीप में नहीं जाएंगे। क्लियर है क्या मेटामॉर्फिक का मतलब क्या है, क्लियर है। तो उसकी सबसे पहले हम क्या थोड़ा सा वो लिखते हैं, क्या बोल सकते हो डेफिनेशन, व्हेन रॉक्स, रॉक कोई भी रॉक हो सकता है, इग्नियस हो सकता है या फिर सेडिमेंट्री हो सकता है, इवन मेटामॉर्फिक भी हो सकता है। मेटामॉर्फिक में सर्टेन टाइप का वो कन्वर्ट हो किसी और टाइप की रॉक का मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को पूरा बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म, मतलब प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनी रॉक इनटू अ मेटामॉर्फिक रॉक। तो व्हेन रॉक्स, रॉक्स में ऑल टाइप ऑफ रॉक्स जो भी आप जानते हो, व्हेन रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू, rocks are subjected to intense heat, intense means very high temperature की हम बात कर रहे हैं, intense heat, वे ये इंटेंस हीट मीन्स कि काफी हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, एक्सट्रीम प्रेशर एंड एक्सट्रीम वेरी हाई प्रेशर एंड एक्सट्रीम प्रेशर एंड एक्सट्रीम प्रेशर। इस केस में क्या होता है, जब भी कोई रॉक इस इंटेंस हीट मतलब वेरी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर वाले एनवायरनमेंट में रह रहा होता है, मतलब वहां पे इसका इम्पैक्ट होता है, तो वो दे अंडरगो सर्टेन स्पेसिफिक, बोल सकते हो उनका जो वो होता है फॉर्म होता है पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। अब वो सेडिमेंट्री या फिर इग्नियस नहीं रह जाती, वो कुछ और किसी पर्टिकुलर रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरीके की कैटेगरी के रॉक्स को हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक, जिसके फॉर्म में क्या हो जाए, बदलाव हो जाए, मेटामॉर्फिक। तो in this case, when rocks are subjected to intense heat and extreme pressure, it leads to, या ऐसा ना लिखिए, थोड़ा सिंपल सा लिखिए, in this case they undergo, then they means rocks, they undergo अंडरगो क्या, पर्टिकुलर टाइप का वो फिजिकल भी चेंज हो सकता है, केमिकल चेंज भी हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है, आइदर फिजिकल
यानी ऐसा हो सकता है कि जो रॉक का कन्वर्जन है उसमें केवल फिजिकल चेंज में फिजिकली चेंज हुआ हो, केमिकल उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस ना हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, या फिर फिजिकल एज वेल एज केमिकल दोनों ही प्रॉपर्टीज में चेंज आया है, दोनों हो सकता है। तो दे अंडरगो फिजिकल, इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, एंड ऑब्लिक और, दोनों पॉसिबल है, या तो फिजिकल और केमिकल हुआ होगा, या दोनों फिजिकल एंड ऑब्लिक और केमिकल चेंज। ठीक है। व्हेन रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू, किस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, इंटेंस हीट एंड एक्सट्रीम प्रेशर, उस केस में देन दे अंडरगो फिजिकल और केमिकल एज वेल एज, दोनों भी हो सकता है केमिकल चेंज। तो इस तरीके से जो रॉक का फॉर्मेशन होता है वो रॉक्स किस कैटेगरी में आती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्लियर है क्या केमिकल चेंज एंड leads to the formation of leads to the formation of metamorphic rocks। क्लियर है क्या, ये इतनी भारी भरकम इंग्लिश इसमें दिक्कत हो रही है, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा होगा ना, क्लियर है। तो उसके हम कुछ एग्जांपल्स आपको बताएंगे, और वो एग्जांपल यानी वो मेटामॉर्फिक रॉक्स की जेनेसिस, मतलब वो बनी किस रॉक से उसको भी आपको याद रखना है। एक बार गेट में पूछ लिया था इसमें कि आपको एक मेटामॉर्फिक रॉक की कॉलम दे दी, और वो रॉक्स का जेनेसिस या फॉर्मेशन किस रॉक से हुआ होगा उसकी कॉलम दे दी, और मैच द कॉलम में पूछ दिया। तो कुछ स्टैंडर्ड रॉक्स में पता होना चाहिए आपको। तो एग्जांपल्स के लिए सबसे जो फेमस एग्जांपल है दैट इज नन अदर देन मार्बल, जो आपके घरों वगैरह में लगता है, सजाने वजाने के लिए यूज करते हैं। जो मार्बल होता है ना, वो किससे बना होता है बताइए आप लोग। यहाँ पे मार्बल, ये आपका है क्या, मेटामॉर्फिक है। दीज आर, यहाँ पे लिख देते हैं मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक। ठीक है, ये कुछ मेटामॉर्फिक रॉक लिख रहे हैं यहाँ पे, और ये अदर रॉक्स, अदर रॉक मीन्स जहाँ से बनी है, वो सेडिमेंट्री हो सकता है, इग्नियस हो सकता है, या फिर और कुछ हो सकता है। दिस मार्बल इस फॉर्म फ्रॉम, किससे बनता है बताइए आप लोग। लाइम स्टोन सुना होगा ना, लाइम स्टोन मीन्स, लाइम स्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हम बोलते हैं। तो ये जब इसके रूप में जब चेंज होता है, किसकी वजह से, इंटेंस हीट या प्रेशर की वजह से, तो एक नई तरीके की रॉक जनरेट करता है, या नई तरीके की रॉक का फॉर्मेशन होता है। उस केस में क्या, उस रॉक को क्या बोलते हैं, मार्बल। तो मार्बल इज फॉर्म फ्रॉम, अभी हमने क्या बताया, कैल्शियम कार्बोनेट बोल रहे हैं, लाइम स्टोन ना, लाइम स्टोन। याद रखिएगा कि जो मार्बल का फॉर्मेशन होता है कहाँ से होता है, लाइम स्टोन से होता है। और कुछ यदि हम आपको उदाहरण दे सके तो स्लेट, स्लेट भी एक क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है स्लेट। दिस स्लेट इज फॉर्म फ्रॉम, ये फॉर्मेशन कहाँ से होता है, ये होता है आपका सेल से, जो सेडिमेंट्री, ये दोनों ही सेडिमेंट्री रॉक्स की कैटेगरी में आता है, सेल। इसके बाद एक दो और हम लिखे हुए हैं, तो वो भी आपको बता दें। एक क्वार्टजाइट होता है, दैट इज आल्सो अ मेटामॉर्फिक रॉक, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट। ये कहाँ से फॉर्म होता है, ये आपका बनता है सैंडस्टोन से। ये भी ये तीनों ही सेडिमेंट्री रॉक है देखा जाता है, इनसे ये बन रहा है सैंडस्टोन। आप याद रखिए, और भी आपके पास यदि आपको मिल जाएगा, दो तीन रॉक्स और उठा के इसके एग्जाम्पल याद कर लीजिए। एक बार गेट में पूछा है, तो यदि आपको दो तीन भी याद है, एक दो भी याद है, तो मैथ ने समझा क्या होता है। उसका बाद हमने सेडिमेंट्री देखा, अभी मेटामॉर्फिक देखना है। क्लियर है।
वॉइस कट रहा है। वॉइस क्यों कट रहा है? नो वॉइस। वॉइस आना चाहिए। वॉइस नहीं आ रहा है क्या? नो साउंड। अभी भी नहीं आ रहा। वॉइस कट हो गया। आ गया। वॉइस कट क्यों हो रहा है? क्या दिक्कत है? आ गया, चलिए। तो यहाँ तक क्लियर है? मेटामॉर्फिक रॉक्स तक क्लियर? बताइए। तो एक बार हम फिर से देखें। मेटामॉर्फिक पढ़ा, उसके पहले सेडिमेंट्री हमने देखा, देन इग्नियस देखा। उस इग्नियस के पहले हमने ये दो तरीके के अलग अलग मटेरियल समझे क्या क्या होते हैं। फिर रॉक मास है, इंटैक्ट रॉक क्या है, और उससे पहले हमने रॉक को एज अ इंट्रोडक्टरी लेयर पे समझा क्या होता है रॉक। तो अब हमको जो आगे पढ़ना, वो क्या पढ़ना? डिसकंटिन्यूटीज इन रॉक्स, कि उस रॉक्स में क्या क्या डिसकंटिन्यूटीज होती हैं। लाइक और सबसे फेमस हो गया आपका फॉल्ट्स हो गया, देन फोल्ड हो गया, देन डाइक्स हो गए, देन बेडिंग प्लेन्स हो गए, देन जॉइंट्स हो गए। तो इस तरीके के 7-8 कैटेगरी क्या है, डिसकंटिन्यूटीज है। तो वो उसको भी हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद हम प्रॉपर जो अभी तो पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन चल रहा है, ये आपको जियोलॉजी में भी हेल्प करेगा, क्योंकि जियोलॉजी का भी जो टॉपिक्स है वो इसी से मिलता जुलता है। इसीलिए हमने दोनों को साथ में रखा, जिससे क्या है कि आपकी जियोलॉजी की भी प्रिपरेशन हो जाए साथ में। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और बेसिक टर्म्स होते हैं रॉक मैकेनिक्स में, टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं, लाइक स्ट्राइक हो गया, डिप डायरेक्शन क्या होता है, इसको हम लोग एकदम आराम से समझेंगे। ये डाउट क्या है आपका पूरा जो होगा डाउट वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्या है कंफ्यूजन रहता है कि स्ट्राइक किसको बोलते हैं, डिप किसको बोलते हैं, व्हाट इज डिप डायरेक्शन, तो ये हम समझेंगे। तो आज की क्लास को हम आवाज नहीं आ रहा क्या? नेटवर्क का इशू हो रहा है? होना तो नहीं चाहिए। क्लियर है क्या? अरे लास्ट में हमने कुछ नहीं किया है। हमने जैसे जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं थोड़ा सा वॉइस का इशू था, हमने यही बताया कि हमने अभी तक पढ़ा क्या है। क्या क्या पढ़ा? रॉक्स पढ़ा। रॉक के बाद दो टर्म्स देखे, इंटैक्ट रॉक क्या होता है, रॉक मास क्या होता है। उसके बाद हमने चिले डायनामोमेटर्स पढ़े, उसकी प्रॉपर्टीज देखी। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रॉक्स देखा, तीन टाइप्स के, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो अब हमें आगे क्या पढ़ना है? डिसकंटिन्यूटी इन रॉक्स। तो डिसकंटिन्यूटी पढ़ने के लिए उसको हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कि अलग अलग टाइप की डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, और उसको हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे। तो अभी तक क्लियर है ना? आज की क्लास हम क्या करते हैं यहाँ पे, आज की क्लास यहाँ पे हम रोकते हैं। बाकी कल की क्लास कब होनी है वो आपको बताया जाएगा, तब हम जाके कल से जो डिसकंटिन्यूटीज है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है? दिस स्लाइड तक मेटामॉर्फिक, ठीक है ना? चलिए फिर, कोई डाउट हो तो बताइए। चीजें समझ में आ रही है ना? अभी तक चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, या फिर ज्यादा स्लो हो रहा है, ज्यादा फास्ट हो रहा है, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा, मटेरियल कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप बता सकते हो, ठीक है? उस हिसाब से हम चीजों को एडजस्ट करेंगे। थोड़ा और फास्ट पढ़ाना होगा, और ऊपर ऊपर से तो ऊपर से पढ़ाएंगे, बेसिक से पढ़ाना होगा तो बेसिक से पढ़ाएंगे। आप बताइएगा, क्योंकि चीजों को समझाना आपको है, हमें, तो इसलिए आप थोड़ा सा हेल्प करेंगे इसमें ना, तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। क्लियर है? क्लियर है ना आप लोगों को? चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, ये बताइए पहले, जितना हमने अभी तक पढ़ा इसमें कोई डाउट या ना समझ पा रहे हो आप? कुछ पर्टिकुलर कुछ भी आपकी क्वेरी हो आप बता सकते हो, क्योंकि क्या है, क्लास हम एंड करने वाले हैं, कल होगी क्लास। क्लियर हो रहा है? एक ही बच्चे को क्लियर हुआ, बाकी लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसका मतलब कि उनको डाउट्स आ रहे हैं पर वो पूछ नहीं रहे हैं। डाउट्स को अकुमुलेट करते जा रहे हैं, इकट्ठा करते जा रहे हैं, है ना? करते जाओ, नुकसान होगा आपका इस तरीके से। अच्छा, मतलब अभी तक तो समझ में आ रहा, आगे भी आना चाहिए, आएगा। क्यों आप पहले से ही इतने दबी लो कॉन्फिडेंस में क्यों बोल रहे हैं? अभी तक तो समझ में आ रहा, मतलब आपको आगे डाउट है कि समझ में आएगा कि नहीं आएगा, है ना? नो डाउट, गुड, नो डाउट। चलिए, चलिए आप लोग भी थक गए होंगे, है ना?
आराम कर रेस्ट करिए, क्वेश्चंस वगैरह लगाते रहिए जो जो पहले सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम कंटिन्यू करेंगे नए टॉपिक्स। चलिए, तो थैंक यू।